हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनडीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 कॉमर्स की 1000 पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज में मैं आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो 2020 से लेके 2023 तक के हैं, यानी सारे लेटेस्ट क्वेश्चन जो लास्ट 4 साल के हैं वो इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड ऑलरेडी मैं यहाँ पे इस सीरीज में 200 क्वेश्चन कवर अप करा चुकी, राइट। सो जरूर से जाके वीडियोस को देखिए, पूरा पार्ट बाय पार्ट हर एक लेक्चर देखिए ताकि आपको कुछ भी मिस ना हो, ठीक है। एंड ये सीरीज का लेक्चर डेली शाम को 5 बजे आ जाता है, ठीक है। शाम को 5 बजे जरूर से आके इस चैनल को विजिट कीजिए एंड अपना लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। ये इसका पार्ट नंबर 43। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन और एक्चुअल में हमारा 211th क्वेश्चन। अब आप में से कोई पूछ सकता है कि 1 से लेके 210 क्वेश्चंस कहाँ पे हैं, तो पार्ट नंबर 1 to 42 में है, ठीक है। 1000 पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए वहां से जाकर फर्स्ट पार्ट से लेके सारे लेक्चर्स देख के आइए। ट्रस्ट मी, मैंने सब क्वेश्चन कराए हैं, उसमें थियरी हो प्रैक्टिकल हो सब कुछ मैं सॉल्व करा रही हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो जरूर से जाके उसका बेनिफिट लीजिए, ठीक है। फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्टर्बेंस लिखा है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल, बाय मतलब ये होता है 2, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? जैसे मैं बोलती हूँ ट्रू फॉल्स, यस नो, मेल फीमेल, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है। विथ n 30, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का n कितना दिया हुआ है? 30, ठीक है। q दिया हुआ है 0.7, the mean and variance will be equal to, अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है मीन और वेरायंस, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 9 and 6.3। कैसे वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमसे क्या पूछा है? मीन, फिर क्या पूछा है? वेरायंस, है ना। मीन की फॉर्मूला क्या है? n इंटू पी। n क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स। p क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, है ना, राइट। अब मीन हमें पूछा है ना, n हमें दिया हुआ है कितना है? 30। n कितना दिया हुआ है हमें? 30 n इंटू पी। अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा शिफ्ट कर देते, p यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड में, है ना। यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड में, यहाँ डायरेक्टली चलो कर लेते, इधर उधर नहीं करते, आपके लिए मैं थोड़ा इजी कर लेती हूँ। चलो, n कितना दिया हुआ है? 30, है ना। n कितना दिया हुआ हमारे पास? 30। p हमें मेंशन है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है वो हमें मेंशन है क्या? कहीं पे भी नहीं मेंशन है ना। कहीं पे मेंशन है क्या हमारे लिए? नहीं मेंशन है ना। तो हम क्या करेंगे? हम ऑप्शन से जाके देखेंगे कि क्या आना चाहिए जिससे आंसर 21 हो, या तो 9 हो, या तो 21। या तो ऑप्शन में 21 होना चाहिए आंसर, या तो 9, दोनों में से कुछ एक ही हो सकता है ना। तो सीधी सी बात है, 30 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 21 है या तो 9 है? सीधी बात है, अगर मैं 30 को 30 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे भी 0.30 कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा 9। मीन क्या आ जाएगा मेरा? 9 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बचा? अब हमसे पूछा है वेरायंस, दूसरी चीज। तो वेरायंस की फॉर्मूला क्या है? n इंटू पी इंटू क्यू, है ना। n कितना है मेरा? 30। p कितना है मेरा? p कितना था? 0.30। q कितना है मेरा? 0.7। चलो भाई, 30 इंटू 0.30 इंटू 0.7 करके देखना, आंसर आ जाएगा 6.3। तो वेरायंस हमें मिल जाएगा 6.3, ठीक है। यानी ऑटोमेटिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। कई बार क्या होता है ना, अगर आपको डायरेक्टली कोई सम नहीं समझ में आता है या कोई डिफिकल्टी लगती है
तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। और यहाँ पे ऑप्शंस को यूज करना बहुत ही इजी था, क्यों? क्योंकि मेरे पास मीन में 2 ही थे ना, या तो 9 आंसर होगा या तो 21 होगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस के साथ भी कई बार आप क्या कर सकते हो, आंसर अज्यूम करके आप अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आंसर क्या अज्यूम किया कि 9 अज्यूम करके देखते, पहले छोटा नंबर अज्यूम करके देखते। तो 9 के हिसाब से यहाँ पे पी क्या करूँ, तो वो मैंने डाला, ठीक है। या इसका अदर वे भी आप कर सकते हो, बट मेरे को ये वे सही लगता है कि कई बार हम ऐसे सिंपल चीजों के लिए ऑप्शन से आंसर बनाए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। 211th क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमम टैक्स फ्री लिमिट फॉर पेमेंट रिसीव्ड अंडर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, VRS। VRS स्टैंड्स फॉर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, ठीक है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम क्या होती है? से फॉर एग्जांपल आप एक प्रोफेसर हैं और आपकी जो रिटायरमेंट की एज है वो कितनी है, 60 इयर्स है। वो कितनी है, 60 इयर्स है। लेकिन सपोज आप अपनी मर्जी से वॉलेंट्री यानी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से क्या हो रहे हैं, आप 55 इयर्स में ही रिटायर हो रहे हैं। आप कितने इयर्स में रिटायर हो रहे हैं, 55 इयर्स में रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, 5 साल पहले रिटायर हो रहे हो, टाइम आपका कब है रिटायरमेंट का, 60। लेकिन आप कब हो रहे हो रिटायर, 5 साल पहले ही हो रहे हो, यानी एक्चुअल टाइम से आप पहले ही अपनी मर्जी से रिटायर हो रहे हो, है ना। तो इसके लिए जो टैक्स फ्री पेमेंट है वो कितनी मिलेगी आपको, वो मिलेगी आपको 5 लाख रुपीज, ठीक है। 5 लाख रुपया आपको क्या मिलेगा, विदाउट एनी टैक्स आपको पेमेंट की जाएगी अंडर द VRS। VRS से क्या होता है, VRS लेने से ना आपको पेमेंट मिलती है। कुछ पेमेंट टैक्स फ्री होती है और कुछ पेमेंट कैसी रहती है, कुछ पेमेंट ऐसी रहती है कि विथ टैक्सेस होती है, ठीक है। तो दोनों भी चीज एक साथ होती है, ठीक है ना। तो ये टैक्स फ्री कितनी लिमिट है, 5 लाख रुपया आपको टैक्स फ्री मिल जाएगा, बाकी पे टैक्स लगेगा। अब ये चीज लर्न करने वाली है, ऐसी चीजें ना आपकी पूछी जाती हैं आपको इनकम टैक्स से, और ऐसी चीजें आपको PYQs में ही देखने को मिलेंगी। अगर आप खुद से इनकम टैक्स पढ़ने भी बैठोगे ना, तो ट्रस्ट में आप ये सब चीजें पढ़ते पढ़ते मतलब आप खत्म नहीं होगा ये सब्जेक्ट। तो कुछ कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो PYQ से हमें डायरेक्टली मिल सकती हैं, तो उनको वहां से ही कीजिए, उनको ढूंढने की कोशिश मत कीजिए इधर उधर, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ PYQs करना जरूरी होता है, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 213 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक्स। इनमें से कौन सी चीज करेक्ट है रिगार्डिंग द डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग मतलब ही क्या होता है, जब आप डेटा को खोजते हो, है ना। माइन कैसे होती है, जैसे सपोज ये माइन है, गोल्ड की माइन है सपोज, तो माइनिंग क्या होता है, जब आप इस गोल्ड की खान से, इस माइन से आप क्या करते हो, गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हो, है ना। वैसे ही डेटा माइनिंग क्या होता है, डेटा ऑलरेडी पड़ा है लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करना उस जगह से, उसे हम बोलते हैं डेटा माइनिंग, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या करेक्ट है देखते हैं। प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये भी होगा, ये भी हो गया, ठीक है। एनालाइजिंग डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स, क्रेडिट रिस्क एनालिसिस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। जब भी आप डेटा माइनिंग टेक्निक्स की बात करते हो, यानी आप प्रेडिक्शन तो करोगे ही करोगे, यानी ए तो दुकान अब तो ए ऑप्शन तो बढ़ गया। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, अभी तक आप माइन कर रहे हो ना, माइन की थोड़ी है, माइन करने के बाद भी इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करना पड़ता है ना, तो ये तो अभी तक हुआ ही नहीं, तो ये तो कट हो जाएगा, यानी बी निकल जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। मुझे इसमें से क्या श्योर था, मुझे इसमें से ए और डी श्योर था कहीं ना कहीं, तो मैं बाकी को सिर्फ चेक कर रही थी कि बी और सी में से कौन सा आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्यों नहीं आएगा, उसका सिंपल सा रीजन है, अभी तक आप माइंड कर रहे हो, अभी तक आप डेटा खोद के निकाल रहे हो, अब उसमें से कौन सी डेटा को इंटरचेंज करना है नहीं करना है वो फ्यूचर की बात है ना, कहीं ना कहीं, तो वो तो बात की बात है, पहले डेटा माइनिंग तो हो, और यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डेटा माइनिंग से रिलेटेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 214 क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, तरफ असर्शन है, दूसरी तरफ रीजन है। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले इंडिविजुअली, फर्स्ट स्टेप क्या है, इंडिविजुअली देखो दोनों स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है, फिर अकॉर्डिंगली क्या करो, चेक करो कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, है ना।
चलो देखते हैं। A, the owner of the ship by fraudulently representing her to be the seaworthy induces B on the underwriter to insure the ship. बोलते हैं ए क्या है, एक ओनर है शिप का और वो फ्रॉडुलेंटली, ठीक है, फ्रॉड करके वो क्या कर रहा है, खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ ओनर ऑफ द शिप, और दूसरा जो पर्सन है बी उसको बोलता है कि भाई तू मेरी शिप को क्या कर ले, इंश्योर कर ले, अंडरराइट कर ले। उसकी शिप थी क्या, नहीं, लेकिन वो सामने वाले को ऐसे दिखा रहा है, फ्रॉड कर रहा है उसके साथ, उसको तो दिखा रहा है कि भाई ये तो मेरी ही शिप है और मेरी शिप के लिए तू क्या कर, तू अंडरराइटिंग कर दे, ठीक है। We can obtain cancellation of the policy as it is a fraud on account of fraudulent misrepresentation under the contract. अब ये भी स्टेटमेंट राइट है, ये भी स्टेटमेंट राइट है, और दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्रॉड के बारे में ही बात कर रहे हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों कि सोच के देखिए, सपोज मैं क्या हूँ, मैं ओनर भी नहीं हूँ शिप की, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ ये तो शिप मेरी है और आप इसका क्या करके दो, उनको अंडरराइटिंग करके दो, ठीक है। अब आपने अंडरराइटिंग करके दे दी, लेकिन आप फ्यूचर में जाके वो अंडरराइटिंग पॉलिसी को कभी भी कैंसिल कर सकते हो। क्यों, क्योंकि मैंने आपके साथ फ्रॉड किया, जब मैं ओनर ही नहीं हूँ उस चीज की, तो आप मेरी उस चीज को अंडरराइट कैसे कर सकते हो, उस चीज की गारंटी कैसे ले सकते हो, है ना। तो एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर जब आपको पता चलता है कि भाई ये सामने वाला ओनर नहीं है, तो अब आप क्या कर सकते हो, उस टाइम पे उस चीज को, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकते हो। और रीजन क्या होगा कि आपने फ्रॉड तरीके से, सामने वाले ने मुझे मिस रिप्रेजेंट किया, था कोई और दिखाया कोई और, चीज किसी और की थी, आया कोई और सा, ठीक है। आई होप बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो आप ऐसे भी देख सकते हो, अंदाज अपना अपना में, कैसे रवीना टंडन थी और आपके करिश्मा कपूर थी, है ना। तो इन दोनों ने क्या कर दिया था, जब वो इंडिया आई थी तो उन्होंने अपना रोल चेंज कर दिया था ना, कि तू आज से रवीना बन जा, मैं आज से करिश्मा बन जाऊंगी, ऐसे करके उन्होंने क्या कर दिया था, अपना रोल इंटरचेंज कर दिया था, यानी लोगों को मिस रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है ये क्लियर है, ये बिजनेस लॉ से पूछा गया है, पर बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 215 क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस of the process of organizational change in the sequential order. अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मेरी टिप क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट सेट करो। क्या सेट करो, फर्स्ट एंड लास्ट। डिटेल कंसिडरेशन ऑफ द proposed change, collection of detailed information and evaluation of the need of change, search for the main cause underlying the symptoms encountered. सीधी बात है, कलेक्शन ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन एंड डेवलप नहीं है। पहले बी आएगा फिर सी आएगा, ये स्टार्टिंग में तो नहीं आएंगे, ये बीच में किधर आएंगे, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट और लास्ट अगर सपोज किसी क्वेश्चन में नहीं समझते, तो फिर दूसरा तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि अगर आपको चारों पांचों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट ऐसी लग रही है कि पहले ये आएगी बाद में वो आएगी, जैसे मुझे फर्स्ट और लास्ट सपोज नहीं समझ में आ रहा है कि पहला कौन सा आएगा, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि बी और सी ना सीक्वेंस में होगा, पहले बी होगा फिर सी होगा। तो कहां पे पहले बी है, पहले बी और सी है, तो ए में भी है, बी में भी है ना, डी में नहीं है तो कट कर दो, यहाँ पे भी कट कर दो ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बी और सी कहाँ पे थे, साथ में, देखो इसमें ही तो थे, है ना। ए में भी नहीं था तो ये भी कट हो रहा था, बी और सी के बीच में कुछ गैप था ना। तो कई बार देखो क्या हो गया, मेरे को फर्स्ट और लास्ट नहीं पता था, मेरे को बीच का कुछ पता था, उससे भी आंसर सॉल्व हो गया ना। डायरेक्टली मेरे को फर्स्ट और लास्ट नहीं समझ रहा था, तो मैंने क्या किया, बीच का कुछ उठा लिया या लास्ट के कुछ उठा लिए, ऐसे करके भी आप सॉल्व कर सकते। तो सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले तो वोकलाइजेशन ऑफ द नीड ऑफ चेंज, क्या चेंज करना है उसके बारे में बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, फिर उसके बारे में डिटेल कंसिडरेशन लेके आनी पड़ेगी, फिर उसके हिसाब से सर्च करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चेंज की जरूरत है, फिर डिटेल इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी, अलग अलग अप्रोचेस बनाई जाएगी रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, एंड लास्ट में फाइनली आप क्या करोगे, हर एक ऑल्टरनेटिव को स्क्रूटिनाइज करोगे और उसके हिसाब से प्रपोजल फ्रेम करोगे कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगे डायरेक्टली बुक में, ये क्वेश्चन आपको अपने लॉजिक से ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है।
सो थैंक यू, सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा सो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।